एक बार फिर से सभी प्रिय दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 12th हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 5th और चैप्टर नंबर 6th। इससे पहले हम दो वीडियो में चैप्टर नंबर 1st, 2nd और 3rd, 4th दोनों वीडियो में हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वो चैप्टर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन तैयार किए हैं शेखावाटी मिशन 100 नाम से जो सेवारत शिक्षकगण हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन से इन क्वेश्चनों को तैयार किया है ताकि जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो आज के चैप्टर में हम रघुवीर सहाय द्वारा रचित वसंत आया और तोड़ो कविता के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही अगला जो चैप्टर है वो तुलसीदास जी का है, उसमें हम भरत राम का प्रेम और तुलसीदास जी के कुछ पदों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वसंत आया कविता में मनुष्य की किस जीवन शैली पर व्यंग्य किया गया है? तो इसमें हम बात करें तो आधुनिक जो जीवन शैली है इस पर व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट है, वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी। पंक्ति में नंदनवन से क्या तात्पर्य है? तो नंदनवन का अर्थ होता है आनंददायी वन। नेक्स्ट है, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। इस पंक्ति में मदन महीने से क्या तात्पर्य है? तो जो मदन महीना है वो क्या होता है तो वो आपको बताना है। तो मदन महीना जो है वो वसंत ऋतु को कहा जाता है और इसे कामदेव का महीना भी माना जाता है। नेक्स्ट है, मिट्टी में कौन सा रस विद्यमान होता है? तो मिट्टी में उर्वरकता होती है जिससे जो फसल होती है ये अधिक धान उत्पन्न करती है। तोड़ो किस प्रकार की कविता है? तो तोड़ो जो है ये एक उद्बोधनपरक कविता मानी जाती है। उत्सर बंजर चरती प्रति को तोड़कर कवि ने क्या आह्वान किया है? तो कवि ने नवीन सृजन का आह्वान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत आया कविता का मूल भाव जो है ये आपको बताना है। तो इस कविता के अगर हम मूल भाव की बात करें तो वसंत आया कविता में कवि की प्रमुख चिंता यही है कि आज के मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता जो है वो लगभग टूट चुका है। वसंत ऋतु का आना अब प्रकृति निरीक्षण से नहीं बल्कि कैलेंडर से इसको जाना जाता है। पत्ते झड़ते हैं, फूल खिलते हैं, आम के वृक्ष बोर से लद जाते हैं, कोयल की जो कूक है वो चारों तरफ सुनाई देती है, पर हमें वसंत के आगमन का बोध इनसे नहीं होता, अपितु हमें वसंत के आगमन का जो बोध है वो कैलेंडर से होता है और वसंत पंचमी की छुट्टी से होता है कि वसंत ऋतु आ चुकी है। कवि ने आधुनिक मानव की जीवन शैली पर करारा व्यंग्य किया है। कविताएं पढ़ने से ही हमें पता चलता है कि वसंत में ढाक के जो जंगल हैं वो लाल फूलों से भर जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में आग लग गई हो। प्रकृति से दूर होते जाना मानव के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कवि यही बात इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़ो कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है वो आपको स्पष्ट करना है। तो इसका प्रतिपाद्य आपको बताना है। तो तोड़ो जो कविता है वो एक उद्बोधनपरक कविता मानी जाती है। इस कविता का मूल प्रतिपाद्य यही है कि ऊसर बंजर एवं उबड़ खाबड़ जमीन को उपजाऊ खेत में व्याप्त ऊब, बी, खीज और बाधक तत्वों को तोड़कर उसे नवीन सर्जन के योग्य बनाना बहुत ही आवश्यक है। नव सर्जन हेतु प्रकृति के साथ मन को भी सृजनशील बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। यहाँ कुछ आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उससे किसी चैप्टर से ऐसे कोई पद्यांश दिया जाएगा, जैसे ये रघुवीर सहाय का चैप्टर है तो इसमें ये कुछ पंक्तियाँ
दी गई हैं। इन पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी है, मतलब इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है और सबसे पहला बिंदु आपको व्याख्या में संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ में आपको ये बताना पड़ेगा कि ये पंक्तियाँ किस चैप्टर से ली गई हैं। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में रघुवीर सहाय द्वारा रचित वसंत आया कविता से ली गई हैं। तो ये जो भी पद्यांश आता है वो आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर से है और उसके लेखक कौन है या उसके कवि कौन है। फिर प्रसंग में आपको लिखना है, इस कविता के माध्यम से कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। फिर व्याख्या में इसका अर्थ लिखकर आपको इसे समझाना है। तो कवि कहते हैं, जैसे बहन मुझे दा, दा का अर्थ वहाँ क्या होता है, दादा, बड़े भाई को दा कहकर या दादा कहकर वो पुकारते थे। ठीक इसी प्रकार किसी बंगले के पास अशोक वृक्ष पर कोई चिड़िया कूकने लगी। आवागमन के कारण चहल पहल भरी सड़क के किनारे बिछी हुई लाल बजरी पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों से गिरे पीले पत्ते पैरों के नीचे आने से वो चरमराने लगते हैं। सूखे पत्तों की आवाज़ यह घोषित कर रही है कि वसंत आ चुका है। प्रातःकाल 6 बजे हवा ऐसे लगने लगी जैसे वह गर्म पानी से नहाकर आई हो। आनंद से खिली हुई हवा हिलोर लेती हुई आई और फिरकी के समान घूमकर चली गई। इस प्रकार के वातावरण से फुटपाथ पर चलते हुए मैंने जाना कि वसंत ऋतु आ गई है। नेक्स्ट में लिखेंगे, भाव यह प्रकृति है कि आधुनिक जीवन शैली के कारण मैं प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको हम पहचान नहीं पाते हैं। सिर्फ राह चलते या आते जाते उसका आगमन जान लेते हैं। फिर विशेष में आपको लिखना है, इस पद्यांश की भाषा सरल एवं देशज शब्दों से युक्त है। देशज शब्द वो होते हैं जो ग्रामीण भाषा की बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं। तो देशज शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, इनमें अंतर कैसे पता चलेगा, ये देखने के लिए आप व्याकरण की जो प्ले लिस्ट है उसमें ये वीडियो देख सकते हैं। अगला बिंदु लिखेंगे, मुक्त छंद एवं बिंब विधान इस पद्यांश का बहुत ही आकर्षक है। हवा का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, मतलब जैसा मानव क्रियाएं करता है वैसी ही हवाओं की क्रिया इसमें दर्शाई गई है। जैसे बहन दा कहती है फिरकी सी, तो इनमें आपको उपमा अलंकार का प्रयोग देखने को मिलेगा। अलंकारों से संबंधित वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आधुनिक जीवन शैली पर इसमें व्यंग्य किया गया है। तो ये इतनी बातें आपको इस व्याख्या में लिखनी है। अगला क्वेश्चन भी पद्यांश से संबंधित है और इसमें भी आपको ये ध्यान से पढ़ना है और ये कौन सी कविता से संग्रहित है ये आपको बताना है। सबसे पहले संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में रघुवीर सहाय द्वारा रचित तोड़ो कविता से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे, कवि ने ऊसर भूमि को खेती के लिए तैयार करने का आह्वान किया है। उसने कहा है कि इसी प्रकार श्रेष्ठ काव्य रचना के लिए मन को ऊब और खीज से मुक्त करना भी जरूरी है। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहते हैं कि पृथ्वी और मानव मन दोनों में अनुपजाऊ रूप को समाप्त करके उसे उपजाऊ बनाने की आवश्यकता है। हमें चारागाहों व बंजर भूमि को जोतकर या तोड़कर खेती योग्य उसे बनाना होगा। जमीन में रस अर्थात नमी है जिससे वह बीज का पोषण करती है। आगे कवि कहते हैं कि हम अपने मन की खीज या उदासीनता का क्या करें, क्योंकि धरती को तो खोदकर उपजाऊ बनाया जा सकता है, परंतु मन की जो झुंझलाहट है उसको दूर किए बिना सृजन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार जमीन को जोतकर खेती योग्य तो हम बना सकते हैं, उसी प्रकार मन की जो उदासीनता है उसको समाप्त करके सृजन में उसे लगाना है। तभी जाकर मन की उदासीनता समाप्त हो सकेगी तथा नवीन मनोभाव का विकास हो सकेगा। विशेष में आपको लिखना है, पद्यांश की भाषा सरल, भावों के अनुकूल एवं प्रतीकात्मक है। कविता उद्बोधनपरक एवं प्रेरणादायी है।
तोड़ो 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 वह गोड़ो गोड़ो गोड़ो, यहाँ पर एक ही शब्द बार बार आने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। काव्यांश में अनुप्रास व रूपक अलंकारों का प्रयोग दृष्टव्य है। निर्माण की बाधाओं को हटाकर नवीन सर्जन का संदेश यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं तुलसीदास जी की जो कविताएं हैं, भरत राम प्रेम, भरत और राम दोनों भाइयों का प्रेम और उनके पद। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम किस काव्य से लिया गया है? तो ये जो है ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। तो तुलसीदास जी ने 7 कांडों की रचना की है। वो किस क्रम में कैसे आते हैं वो आपको प्लेलिस्ट में जो हिंदी साहित्य के चैप्टर हैं वहाँ पर पूरा विवरण आप देख सकते हैं। राम को वापस लाने के लिए भरत कहाँ गए थे? तो भरत जो थे वो चित्रकूट गए थे। राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, इस कारण वो चित्रकूट चले गए। और भरत को जब यह पता चला तो वो अपने भाई को लाने के लिए चले गए। कहब भोर मुनिनाथ निबाहा, पंक्ति में मुनिनाथ शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये मुनि वशिष्ठ के लिए यहाँ पर मुनिनाथ का शब्द का प्रयोग हुआ है। मैं जानो निजनाथ स्वभाव, पंक्ति में निजनाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। भरत राम का प्रेम जो काव्यांश है इसमें छंद कौन सा है? इसकी हम बात करें तो यहाँ तुलसीदास जी ने दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है। भरत राम का प्रेम काव्यांश में किसकी मनोदशा का वर्णन हमें देखने को मिलता है? तो ये भरत राम के भाई भरत की मनोदशा का वर्णन इसमें किया गया है। पद जो हैं वो तुलसी की कौन सी रचना से लिए गए हैं? तो पद जो हैं वो उनकी प्रसिद्ध रचना गीतावली से संग्रहित किए गए हैं। राम विलाप, राम वियोग में माता कौशल्या किसे अपने हृदय से लगाती है? तो वो जो राम की पनैया हैं उनको अपने हृदय से लगाती है। जननी निरखती बाण धनुया, पंक्ति में जननी शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वो माता कौशल्या के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि ने माता कौशल्या के दुख की तुलना जो है वो किससे की है? तो वो की है वियोगी मोरनी से। माता कौशल्या किसके बहाने राम को बुलाना चाहती है? तो वो घोड़ों के बहाने, क्योंकि उन्होंने ये कहलवाया कि आपके जो घोड़े हैं वो आपके बिना आपके वियोग में तड़प रहे हैं और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। ए बरबाजी बिलोकी आपने बहुरो बनही सिधाओ, पंक्ति में बाजी शब्द, तो बाजी का अर्थ यहाँ घोड़ा है। रही चकी चित्र लिखी सी, पंक्ति में अलंकार की बात करें तो यहाँ जो सी शब्द आने से यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग देखने को मिला है। फिर हम आगे बात करते हैं, भरत राम का प्रेम कविता में तुलसीदास जी ने राम की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा, भरत कहने लगे कि मैं अपने प्रभु श्री राम के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, वे दयालु हैं एवं सभी से वो स्नेह एवं प्रेम रखते हैं। मुझ पर उनकी विशेष कृपा है। खेल में भी वे कभी भी हमसे अप्रसन्न या नाराज नहीं होते थे। उन्होंने कभी बचपन में भी मेरा अहित नहीं किया। वे अपने परिवारजनों के प्रति अपार स्नेह एवं प्रेम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मही सकल अनरथ कर भूला, पंक्ति के आधार पर भरत की मनोदशा का वर्णन आपको करना है। तो यहाँ जवाब में लिखेंगे, भरत समस्त अनर्थों की जड़ अपने आप को यहाँ मानते हैं। उनको लगता है कि उन्हीं के कारण श्री राम जो उसके भाई हैं उनको वनवास मिला है। वे कहते हैं कि पुत्र मोह के कारण माता कैकेयी द्वारा राम को वनवास देना और राजा दशरथ का असामयिक निधन होने से सब अनर्थ जो हुआ है वो उन्हीं के कारण, मतलब वो अपने स्वयं को इसका कारण मानते हैं। आत्मग्लानि के साथ भरत कहते हैं कि श्री राम तो अपराधियों पर भी कभी क्रोध नहीं करते, अर्थात वे मुझे क्षमा कर देंगे और मेरा मन रखने के लिए वो वापस अयोध्या लौट आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत का आत्म परिलाप जो है उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है? तो यहाँ हम बात करें तो इसमें भरत का आत्म परिलाप जो है वो इस बात का द्योतक है कि वे साधु स्वभाव के हैं और राम के प्रति उनका अगाध स्नेह वो रखते हैं। उनकी माता कैकेयी ने जो भी कुछ किया है उसमें उसकी कोई सहभागिता नहीं है और राम को वनगमन में भी जो भी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं उसके लिए वो स्वयं को दोषी मान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के वनगमन के पश्चात माँ कौशल्या की मन स्थिति का वर्णन तुलसीदास जी के पदों के आधार पर आपको करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, राम के वनगमन के बाद में माता कौशल्या जो है वो उनके द्वारा प्रयुक्त धनुष बाण, उनकी जूतियाँ देखकर वात्सल्य वियोग का अनुभव वो करती हैं और राम का स्मरण करते हुए उनकी यादों में माता कौशल्या खो जाते हैं। उनका वनगमन वो भूल जाते हैं और सुबह उनके कक्ष में जाकर उन्हें जगाती हैं। उन्हें तो लगता है कि राम वनगमन को नहीं गए हैं, वनगमन उन्होंने नहीं किया है, तो वो उनके कक्ष में सुबह उनको जाकर जगाती हैं। अचानक राम का वनगमन उनको याद आता है तो वे जड़वत हो जाती हैं और उनको बहुत दुख होता है। नेक्स्ट है, गीतावली में संकलित पद राधो एक बार फिर आओ में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में आपको स्पष्ट करना है। तो जवाब हो जाएगा, राधो एक बार फिर आओ पद से यह व्यक्त होता है कि माता कौशल्या राम के वियोग में अत्यंत व्याकुल है। वह यह कहती है कि तुम्हारे जो प्रिय घोड़े हैं वो तुम्हारे चले जाने से बहुत ही दुखी हैं, एक बार उन्हें अपने दर्शन दे दो। पर वास्तविकता तो यह है कि घोड़ों के बहाने वो स्वयं राम को देखने के लिए व्याकुल थी। इस पद में राम का पशु प्रेम, उनके हृदय की करुणा के साथ साथ माता कौशल्या का वात्सल्य भाव जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। फिर आगे है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। तो ये दो पंक्तियां हैं, भरत सौगुनी सार करत है अति प्रिय जानी तिहारे, तदपि दिन ही दिन होत झांवरे मनहु कमल हिमगारे हिम मारे। तो इसका भाव पक्ष और कला पक्ष आपको बताना है। तो इन पंक्तियों के भाव पक्ष में हम लिखेंगे, माता कौशल्या पथिक के माध्यम से राम को वन में संदेश भेजती हुई कहती है कि तुमने प्रेम से जिन घोड़ों को पाला पोसा है वे तुम्हें देखने के लिए बहुत ही व्याकुल हैं। यद्यपि भरत उनकी पूरी देखभाल करते हैं परंतु फिर भी वे दिन दिन उसी प्रकार दुर्बल होते जा रहे हैं जिस प्रकार पाला पड़ने के कारण कमल के जो फूल हैं वो मुरझा जाते हैं। और इसके कला पक्ष में हम लिखेंगे, ब्रज भाषा का यहाँ पर सुंदर प्रयोग देखने को मिला है। तुकांत शब्द के साथ साथ इस पंक्ति में बिंब विधान की क्षमता भी है और सौगुनी बार दिन ही दिन में यहाँ अनुप्रास अलंकार एवं मनहु कमल हिम मारे में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंतिम क्वेश्चन है, तुलसीदास का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। तो इसमें लिखेंगे, तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसी जी की जो हैं वो लोकमंगल की साधना के कवि माने जाते हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। उनके काव्य में विश्वबोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ है। उनके साहित्य में मानव प्रकृति और जीव जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवनानुभव परिलक्षित होता है। अवधी और ब्रज भाषा में उन्होंने लेखन किया है। तुलसीदास जी की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता हमें देखने को मिलती है। तुलसी सही अर्थों में लोक कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियों की हम बात करें, रचनाओं की बात करें तो उसमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामलला नच्छू, बरवे रामायण,
जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्नावली। और अगर आपको तुलसीदास से संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है वहाँ पर इनसे संबंधित और इनकी रचनाओं से संबंधित और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।